मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। सीएम धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। कल देर शाम दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर चर्चा संभव मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब दायित्व वितरण की बारी है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों से विकास योजनाओं को लेकर भेंट हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। नए वित्तीय वर्ष की योजनाओं को मंजूरी मिलेगी, इसकी भी संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अगले महीने पीएम का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के तहत प्रस्तावित दौरा है। इस मुलाकात का मुख्य केंद्र रहेगा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रदेश में चर्चा हो रही है दायित्वधारियों की। क्या दायित्व का भी बंटवारा होगा? सरकारी दायित्व सौंपने और नए वित्तीय वर्ष की लंबित योजनाओं के केंद्र से वित्तीय मदद प्राप्त करने जैसे बेहद अहम विषयों पर दिल्ली में मंथन होने की संभावना है। तो 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात संभव मानी जा रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर यहां पर चर्चा कर सकते हैं सीएम धामी। तो वहीं देहरादून में लोक भवन में बेहद अहम बैठक होनी है। राज्यपाल की अध्यक्षता में बेहद अहम चर्चा हुई है। साइबर डिजिटल युद्ध की चुनौतियों पर मंथन, भविष्य की सुरक्षा के लिए तैयार की गई है रणनीति। आधुनिक तकनीकी और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोक भवन में आज तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती सामरिक चुनौतियों को लेकर एक बेहद अहम राजनीतिक बैठक की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुए इस मंथन में वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीक, साइबर खतरे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। बैठक में रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल और आर्थिक मोर्चे पर भी युद्ध किए जाएंगे। इसके लिए राज्य और देश स्तर पर व्यापक एवं आधुनिक तैयारी करने की आवश्यकता पर विशेष फोकस किया गया है। तो राज्यपाल की अध्यक्षता में ये बेहद अहम बैठक की गई है। इस बैठक में तमाम नेता मौजूद रहे, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भविष्य की सुरक्षा को लेकर प्लानिंग सेट की गई है। आधुनिक और तकनीक ऊर्जा सुरक्षा पर खास फोकस रहा। किस तरीके से डिजिटल पर कमान की जाए, इसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। तो बैठक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया था। राज्यपाल की अध्यक्षता में ये बेहद अहम चर्चा की गई है। साइबर और डिजिटल युद्ध की चुनौतियों पर मंथन है। देखिए, साइबर अटैक को किस तरीके से कम किया जाए, युद्ध की स्थिति में इस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम प्लानिंग तैयार की जाने की निर्देश भी यहां पर दिए गए। आधुनिक तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा पर खास फोकस रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोक भवन में आज तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा की गई है। डिजिटल चुनौतियों को लेकर ये बेहद अहम चर्चा, इस चर्चा में, इस बेहद अहम बैठक में प्लानिंग भी बनाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कर रहे थे। मंथन में वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीक, साइबर खतरों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। बैठक में रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। ये बेहद भयावह चेतावनी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि आपके फोन में भी होंगे, डिजिटल अटैक भी होगा। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी को दुरुस्त करना एक चुनौती है सरकार के सामने। इसी को लेकर एक बेहद अहम बैठक की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन,
इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, किन किन बातों पर मंथन किया गया? श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर राजभवन में एक अहम बैठक हुई है जिसमें कि तमाम जो वैश्विक दिक्कतें चल रही है उसको लेके विषय गहन जो है मंथन हुआ है और राज्यपाल इसमें मौजूद रहे। राज्यपाल ने सीधे तौर पर निर्देशित दिया गया है कि हम लोगों की जो तमाम दिक्कतें हम लोग अभी सामने देख रहे हैं यही दिक्कतें नहीं, इसके साथ तमाम और भी दिक्कतें हैं जिसका कि सीधे तौर पर सामना करना पड़ेगा और इसमें तमाम जो है बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर मौजूद है। और राज्यपाल ने तमाम जो है लोगों के साथ इस बात को डिस्कस भी किया कि किस तरीके से जो है इस महामारी से बचा जा सकता है और तमाम जो दिक्कतें हैं उसका किस तरीके से सामना किया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड में अभी इस तरीके की कोई बहुत परिस्थितियां विकट नहीं बनी हुई है, सभी चीजें सही रूप से मिल रही है, लेकिन आगे अगर युद्ध और आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी श्रुति। लेकिन देखिए मदन, नॉर्मल डेज में भी हम देखते हैं किस तरीके से साइबर अटैक किया जाता है, हैक कर लिया जाता है फोन को। ये सब चुनौती है साइबर मामले में। इसके लिए साइबर सेल किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कुछ चुनौती है उसके सामने, किस तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा, समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा? मदन, निश्चित तौर पर श्रुति, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और साइबर जो क्राइम है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। और खासतौर पर जब राजभवन में बैठक हुई तो इस पर भी विशेष गहन मंथन किया गया कि आखिर किस तरीके से इससे छुटकारा मिले। सभी को सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं और जो भी इसके लिए कोशिशें हैं उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और खासतौर पर जो संसाधन है उसको और ज्यादा जुटाने की यहाँ पर आवश्यकता है। और इसके जो है सीधे तौर पर राजभवन में जो है राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं। साइबर युद्ध की चुनौतियों पर आज लोक भवन में बेहद अहम चर्चा की गई है। इस चर्चा में देखिए वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, किस तरीके से साइबर युद्ध से निपटा जाए अगर इस तरीके की विषम परिस्थिति आती है, अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे, साइबर सेल किस तरीके से सक्रिय होकर इस अटैक को रोकेगा, इसके लिए रणनीति सेट की गई है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। डोईवाला के रानी पोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर हो रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि विपक्ष का काम राजनीति करना है, जबकि हमारी सरकार केवल विकास पर फोकस कर रही है, सिर्फ विकास पर ध्यान दिया जा रहा। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा है कि लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना सरकार की प्राथमिकता है, जल्द ही ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने भी सीएम के विजन का समर्थन किया है। अवगत कराया था कि कहीं पर वैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। राजनीति करने वालों को थोड़े दिन का थोड़ा करने दीजिए। तो वहीं देहरादून में सीएम धामी की प्रदेशवासियों को सौगात, विकास कार्यों के लिए 282 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। रिवर फ्रंट की बात करें, कॉरिडोर को सौगात दी गई है, रफ्तार मिलेगी, तमाम कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा। रास्तों का, मार्गों का, पुल का, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा ढांचे पर खास फोकस है। सीमांत क्षेत्रों की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाओं का भी यहां पर विस्तार किया जाना है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जनहित योजनाओं के लिए 242 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इस बजट का एक बेहद अहम हिस्सा शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलों के पुनर्निर्माण और आपदा प्रबंधन के साथ साथ पुलिस बल के आवासीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यों के लिए बजट को स्वीकृत किया गया है, राशि आवंटित की गई है। रिवर फ्रंट कॉरिडोर को एक बार फिर से रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में मंत्रियों ने संभाला है अपना कार्यभार। धामी कैबिनेट के नव नियुक्त मंत्री अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। खजानदास भरत चौधरी ने ग्रहण किया है पदभार। समाज कल्याण में दिखाएंगे अपना दमखम खजानदास। ग्राम्य विकास की बात करें और एमएसएमई पर फोकस रहेगा भरत चौधरी का। धामी कैबिनेट के नवनियुक्त मंत्रियों ने आज विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया है। विधानसभा में मंत्री खजानदास भरत चौधरी ने कार्यालय का उद्घाटन कर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है। खजानदास ने समाज कल्याण विभाग को जनता से जुड़ा हुआ एक बेहद अहम विभाग बताया है। अप्रैल महीने से प्रदेश के सभी 13 जिलों के भ्रमण का ऐलान भी कर दिया है। वहीं मंत्री भरत चौधरी ने ग्राम्य विकास और एमएसएमई के जरिए जमीनी स्तर पर जनता को लाभान्वित करने का संकल्प लेते हुए दिखाई दिए। देखिए, समय कम है, जिम्मेदारियां बढ़ी है। इस जिम्मेदारी में कितना मैं खरा उतर सकता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे और मैं विभाग के काम को आगे बढ़ा सकूं। और मैं मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ये अहम जिम्मेदारी यानी कि समाज कल्याण विभाग, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ये मुझे मिली है और उन्होंने मुझे दी है। मैं उसका दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में 27 में चुनाव है, हमको चुनाव में भी जाना है। देखिए जिम्मेदारियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा एक बड़ा टीम वर्क है। प्रजातंत्र में हम मंत्रिमंडल को कहते हैं कि टुगेदर वी स्विम एंड टुगेदर वी सिंक। हम एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत अनुभवी, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लीजिए, चाहे सतपाल महाराज जी को ले लीजिए, सुबोध उनियाल जी को ले लीजिए, अभी जो नए हमारे साथ शामिल हैं उनमें मदन कौशिक जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, खजानदास जी हैं, वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो हम सब मिलजुल करके इस जिम्मेदारी को तो वहीं धामी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए मंत्रियों ने मूल दल को लेकर अब सवाल उठाए हैं और इन सवालों पर अब जवाब भी दिया है। नवनियुक्त मंत्री भरत चौधरी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह 2013 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2 बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन का हवाला देते हुए बताया कि वह 1977 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे। वैचारिक रूप से हमेशा भाजपा के करीब रहे। तमाम बयान देते हुए भरत चौधरी नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मैं 2013 में भाजपा में शामिल हुआ और इस देश में एक कानून है कि अगर 12 साल तक आप किसी की संपत्ति पे काबिज रहोगे तो वो संपत्ति भी आपकी हो जाती है। तो क्या मैं 13 साल में भाजपा का नहीं हो सका? 2 बार लोगों ने मुझे भाजपा के सिंबल पे चुन करके भेजा है, तो अभी भी कोई शक रह गया मेरा भाजपा होने। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में 1977 से और 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुका हूं। हमारी मातृ संस्था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हमारा विचार परिवार एक है, तो इसलिए भी मैं अपने को भाजपा के ज़्यादा करीब पाता था जब मैं किसी वजह से दूसरे दल में भी।
चलिए फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।